इसमें हम लोग हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग कौन से पेज नंबर पर हैं पारीख के? तो 164 पेज पे हैं। मिला लीजिएगा पारीख की पुस्तक में 164 पेज में हैं हम लोग, जिसमें फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल पर बीट। पर वेंट्रिकल पर बीट 70 ml ऑफ ब्लड पर वेंट्रिकल इजेक्ट किया जाता है। ठीक है, मिनट वॉल्यूम, तो कार्डियक, इसको मिनट वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट के नाम से जाना जाता है। तो 70 इंटू 70 अप्रोक्सीमेटली हार्ट रेट, यानी कितनी बार हार्ट धड़क रहा है, वेंट्रिकल्स कितनी है, और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक 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 में कितना वॉल्यूम है। तो 70 इंटू 70 अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट कितना हो रहा है? 5 लीटर निकल रहा है। कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक आउटपुट बाय सरफेस ऑफ द बॉडी। तो कार्डियक इंडेक्स क्या है? 3.1 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर पर मिनट। तो कार्डियक इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है हार्ट की क्षमताओं को जानने के लिए। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है कार्डियक आउटपुट, यानी ये 5 लीटर वाली बात जो आप कह रहे हैं, ये कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन स्क्वायर मीटर। तो जितना भी सरफेस एरिया होता है 1 मीटर से ज़्यादा थोड़ा होता है, और पर मिनट ये निकला होता है कार्डियक इंडेक्स। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स। स्ट्रोक वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी 40 ml बाई स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है 70। ठीक है, 70 बाई सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर आप लोग डेली नापने का कार्य करते होंगे। ब्लड प्रेशर, लेटरल प्रेशर ऑन द सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी पर जो भी प्रेशर, लेटरल प्रेशर अप्लाई होता है। व्हाट इज लेटरल? तो ये मान लीजिए आपकी आर्टरी है, तो इसके ऊपर ये जो है परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय एनी लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक बीपी, तो यहाँ पर दो प्रकार की बीपी होती है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। हाईएस्ट बीपी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल 120 mmHg, और डायस्टोलिक होता है लोएस्ट बीपी रिकॉर्डेड 80 mmHg। नॉर्मल है ये, दिस इज नॉर्मल रेंज ऑफ द बीपी। ठीक है, लेकिन एक जो नॉर्मल रेंज होता है 140 से कम होना चाहिए और 90 से भी कम होना चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मल रेंज होता है। अभी बात उसकी भी करेंगे। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू, आप लोग जानते ही हैं, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों का माइनस हो जाता है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू होता है DBP प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से यहाँ पर देता हूँ, आप लोग फॉर्मूला जान गए होंगे। मान लीजिए किसी पेशेंट की आपने बीपी मेज़र की 190 बाई 90 mmHg, तो आप मुझे बताइए इसका पल्स प्रेशर क्या होगा?
100। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा? 30, 123 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर कुछ और भी होंगी चीजें। तो 90 प्लस 1/3 ऑफ क्या? 100। तो यहाँ पर लगभग आ गया 33 प्लस 90, तो 123 हो गया। तो 123 ये होता है। एक बात आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो अप्रोक्सीमेटली जो बीपी मशीन आती है ना, उसमें बीपी कभी भी ऑड नंबर में नहीं आती है। इसका रीजन आप लोग बता सकते हैं? बीपी कांट बी मेजर्ड इन ऑड नंबर्स। उसकी एक जो होती रीडिंग होती है that counts टू। हाँ बिल्कुल। जैसे 110 रहेगा और फिर 120 रहेगा ना, तो इसके बीच 120 रहेगा, इसके बीच में जो है 5 ही लाइन होंगे इसके बीच में सिस्टम में। यानी ये 112, 114, 116 इसी तरह रहता है, 118, 100। तो अगर किसी ने मेज़र कर दिया 115, तो उसको रॉन्ग मान लिया जाता है। ऐसी गलतियां कभी ना करें। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बीपी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि उसका 115 कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, 115 हो सकता है उसका, बट आवर मेजरिंग डिवाइसेस आर नॉट एक्यूरेट टू मेजर दैट 115 mmHg। ठीक है, हमारे इंस्ट्रूमेंट इस तरह के नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी, तो डीबीपी जो है यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से कम होना चाहिए। मतलब इसके अंदर रहेगा तो नॉर्मल आप कहेंगे, 85 से 89 रहेगा तो हाई नॉर्मल, और 90 से ज़्यादा रहेगा तो आप कहेंगे हाई। एसबीपी की बात करें तो अगर 140 से कम है, ठीक है, 140 से क्या है, एसबीपी कम है, और 90 से ज़्यादा है, तो 140 से मतलब कम है ये, और डीबीपी 190 से कम हो, तो आप उसको नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, उसको आप नॉर्मल कहेंगे। जैसे 138/88, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल रेंज ऑफ द बीपी है। ठीक है, एसबीपी बिटवीन 140 टू 159 ये बॉर्डर लाइन माना जाता है, और एसबीपी अगर 160 से ज़्यादा है तो उसको हाई कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी की एज जो है 80-85 है, 80-85 है, तो कितना जाएगा? 180/95 जो है इसका नॉर्मल होगा। यानी 85 के एबव जा रहा है ना व्यक्ति, तो उसका इतना बीपी हो जाता है। तो इसको आप नॉर्मल कहते हैं, इसको हाई बीपी नहीं कहते, इसको आप नॉर्मल कहेंगे। इस 70 एज है तो 160/90, 17 की एज में आपको 182/90 देखने को मिलता है। जनरली लड़कियों में ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है। अगर आप लोग लेते हैं, बीपी ले रहे होंगे तो आता होगा कि जिनको जैसे कमजोरी है उनका बीपी कम रहता है, और पल्स जो है क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। पल्स रहेगा 100, 110, और बीपी रहेगा 110। इस तरह की भी कभी कभी बातें रहती है। तो उसमें क्या है, कोई कमजोरी है या इन्फेक्शन है, ताकि वो बीपी कम हो गया, बट
टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, ये अपना इंक्रीज कर दिया, हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया। तो बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बीपी साउंड, तो बीपी साउंड के बारे में भी मैंने कल आप लोगों को बता दिया गया था उस दिन। फेज 1 टैप साउंड मार्क्स एसबीपी, फेज 2 murmuring sound, auscultatory gap, very loud and most intensive sound। जनरली ये जो मोस्ट इंटेंसिव साउंड है वो 100 के आसपास सुनाई देने लगता है। नॉर्मल मरीजों का 100 के आसपास ले जाइए तो मोस्ट इंटेंसिव साउंड मिलेगा। उसके बाद आप बीपी के लिए आगे की ओर प्रेशर को बढ़ाइए। फेज 5 ऑल साउंड डिसअपीयर्ड, ठीक है। फेज 5 क्या है? ऑल साउंड डिसअपीयर। ग्रेवयार्ड साइलेंस मार्क्स डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। तो बीपी लेते समय हम यही करते हैं कि ऊपर का बीपी और नीचे के में साउंड आती रहती है, इसमें साउंड जोन है। तो जहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं वही उसका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ग्रेवयार्ड साइलेंस जो है किसको कहा गया है? डायस्टोलिक को, फिफ्थ फेज को, जिसको जो है डायस्टोलिक का बोला जाता है। ग्रेवयार्ड साइलेंस यानी कब्रगाह में जो आपको साइलेंस देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। वेलोसिटी ऑफ द पल्स इन यंग पर्सन्स 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द पल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मतलब कि एक पल्स का जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इन ओल्ड एज 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द ब्लड 0.25 मीटर पर सेकेंड। 0.25 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी है? ब्लड की वेलोसिटी। लेकिन उसकी जो पल्स है यानी वेव लाइक मोशन है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कितना गुना है? 0.25 से 5 जो है कितना ज़्यादा गुना है? तो 4 गुना करोगे तो 1 बनेगा, फिर 1 को 5 गुना करोगे यानी 20 गुना हो गया कि नहीं? ये 20 गुना सिस्टम है। समझ गए आप लोग? यानी ब्लड की रफ्तार 20 गुनी कम है पल्स की रफ्तार से। Pulse deficit due to very low stroke volume. If pulse dies before reaching the wrist, it is called pulse deficit. तो वेरी स्ट्रोक वॉल्यूम, तो इसमें क्या बोलते हैं? पल्स डेफिसिट की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी आने से ये केस होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम में इतना कमी आ गई कि वो हाथ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल पर 70 ml, ठीक है। एक ऐसा आ जाता है कि यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम इतना कम है कि पल्स सुनाई नहीं दे रही है। कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि पल्स आपको फील नहीं होती, तब आप क्या करते हैं? जब कभी पल्स फील ना हो इजीली तो आप क्या करते हैं? तो आपको क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तब आप हैंड पर, मतलब जहाँ पर भी आप पल्स लेते हैं उसके एक तरफ जो है यहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए, यानी उंगली को तेजी से रख दीजिए, थोड़ा ब्लॉक कर दीजिए। और दूसरी तरफ जो दूसरी उंगली है, हार्ट की तरफ जो उंगली है उसको आप धीमा रखिए, मतलब उसका प्रेशर कम करिए, इसका ज़्यादा इसका कम। तो यहाँ पर आपको पल्स सुनाई देने लगेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब पल्स गायब हो गई तो भी उसको पहचानना पड़ेगा ना आपको। तो इसका ये तरीका है।
arrhythmic pulse found in extrasystole atrial fibrillation and in the heart block cases। तो एरिथमिक यानी कोई रिदम नहीं है, पल्सों में कोई रिदम ही नहीं है, तो कब आएगा ये केस? या तो एट्रियल फिब्रिलेशन, या तो हार्ट ब्लॉक हो, या एक्स्ट्रा सिस्टोल। ठीक है, ये 3 केसेस आपको बनते हैं अरिथमिक पल्स बनने के लिए। 3D पल्स ड्यू टू वेरी लो पल्स वॉल्यूम, पल्स वॉल्यूम की बहुत कमी के कारण आपको थ्रेड के समान पल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पल्स वॉल्यूम दिया है क्या? यहाँ पर नहीं दिया है शायद। तो पल्स वॉल्यूम जो है, पल्स वॉल्यूम का इतनी कमी है कि आपको 3D पल्स देखने को मिल रही है थ्रेड के समान। वाटर हैमर पल्स सडन फोर्सिबल अपस्ट्रोक, followed by an abrupt ending of the pulse found in erotic incompetence and in thyrotoxicosis। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है कि वाटर हैमर पल्स इज सीन इन एरोटिक इनकॉम्पिटेंस एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। 2 केसेस में आपको देखने को मिलता है वाटर हैमर पल्स। ईसीजी पर आ जाइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह जनरली हम तब करते हैं जब पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो या इरेगुलर हो, समझ रहे हैं? उस केसेस में हम पेशेंट को क्या लिखते हैं? ईसीजी करने की सलाह देते हैं, या उसको घबराहट हो, बेचैनी हो, मेजरली चेस्ट पेन हो, चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन हो, पेन जो है रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर टू द हैंड, ये सब जो है ये किसकी ओर इशारा करते हैं? लेफ्ट शोल्डर, पेन रेडिएटिंग टू द हैंड, ये सब चेस्ट पेन, ये सब इशारा किस बीमारी की ओर करते हैं? आप लोग बता सकते हैं? बताइए। जैसे मान लीजिए, हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए एक आदमी ये है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में पेन हो रहा है, उसके क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द पेन में यहाँ पर हो रहा है, उसको फिर पीठ में भी पेन जा रहा है, हाथों में जा रहा है। ठीक है, ये जो सिम्टम हो रहा है ये दिखाता है कि आपको क्या आने वाला है? हार्ट अटैक आने वाला है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आने वाला है। ठीक है, ये दिखाता है पीठ में भी दर्द होगा, हाथ में भी दर्द होगा, हार्ट में भी दर्द होगा। तो ये जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो इसमें ईसीजी कराना बेहद जरूरी होता है। और एक और सिम्टम यही चेस्ट का सिस्टम रहता है जिसमें सिर्फ यहाँ पर दर्द होता है, सिर्फ यहाँ दर्द होगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होती है और गले में जलन भी होती है। इसका क्या करेंगे आप? डिफरेंशियल डायग्नोसिस फ्रॉम हार्ट अटैक वर्सेस दिस सिम्टम, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको चेस्ट बर्निंग बोलेंगे, इसको आप एसिडिटी के अंदर, एसिडिटी के साथ बोलेंगे इसको हाँ एसिडिटी, या फिर जो है आप इसको जो है इसका पूरा जो सिस्टम है वो बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, जो भी खाना खाया हुआ है या फिर ये भी जो वो बाहर आ रहा है, तो एसिड की वजह से ये यहाँ पर जल जाता है, और जलने के कारण जो रेडिएटिंग पेन है वो यहीं आसपास रहता है, हाथ में ज़्यादा जरूरी नहीं कि वो जाएगा। तो उसका इलाज जो है आप फल फूल खिलाकर, फलों का सेवन कराकर आप कर सकते हैं, फ्रूट्स।
एसिडिटी का इलाज। लेकिन हार्ट अटैक का इलाज जो है हृदय हृदय औषधियों से किया जा सकता है केवल। तो ईसीजी कराना में बेहद जरूरी होता है, भले ही कोई भी हो। तो ईसीजी को डिस्कवर कौन किया था? एंथोवेन। एंथोवेन ने डिस्कवर किया था ईसीजी को। ईसीजी मशीन रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ईसीजी मशीन कुछ नहीं है, ये क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापती है। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ईसीजी का मेन काम है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था ना आपसे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है? आंसर तो पढ़ाया भी गया था, -70 मिली वोल्ट्स। हाँ, -65 से 90 जाता है मिली वोल्ट्स, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं? -70 मिली वोल्ट्स। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोड को रखते हैं और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का काम करते हैं कि इसके अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ईसीजी भी एक वोल्टेज मशीन की तरह है, जो कि 12 लीड से ऑपरेट होती है। 12 लीड्स इससे पोटेंशियल डिफरेंस को नापती है। 3 leads are bipolar leads and 9 leads are unipolar leads। ठीक है, बाइपोलर 3 होती हैं और 9 जो होती हैं वो यूनिपोलर लीड्स होती हैं। तो टोटल जो है कितने हो गए? 12। बाइपोलर लीड्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इथियोन लीड्स, ये जो है लीड 1 लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट राइट आर्म, लीड 2 राइट फोर आर्म एंड लेफ्ट लेग, और लीड 3 लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट फोर आर्म। और यूनिपोलर लीड जो है चेस्ट पर लगाई जाती हैं 6। तो ये सारी उसकी पोजीशन है, ठीक है। इंटरकॉस्टल स्पेसेस में रखते हैं क्लेविकुलर के आसपास, मिड क्लेविकुलर लाइन, एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिडवे बिटवीन V2 एंड V3। इसकी ये खास खास पोजीशन यहाँ पर मेंशन है। राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। तो ये आप इसको लगाएंगे वहाँ पर। इसको लगाने के बाद 3 और हैं, राइट फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म और लेफ्ट फोर, AVR, AVL एंड AVL। अब यहाँ पर बात आती है, जो लगाने की विधि है ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या सिस्टम बन रहा है, आपको ईसीजी को रीड करना आना चाहिए। ईसीजी तो कोई भी ले लेता है, समझ रहे हैं, उसका जो नॉर्मल स्टाफ होते हैं वो भी ले लेते हैं, बट आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। तो P waves represent the arterial depolarization, P wave QRS complex, ठीक है। तो ये सब जो है उसमें देखने को मिलते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ये QRS कॉम्प्लेक्स ये क्या दिखाता है? वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। ये वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है ना, तब ये QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। आप लोग देखे होंगे, ऐसे बनता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे। तो ये जो है एक और क्वेश्चन मिलता है, बोलता है कि जो है इस तरह की ईसीजी कब शो होती है? ये इस तरह की ईसीजी, ईसीजी रिपोर्ट है। when the person died। हाँ, ये डाइज में। तो कम से कम ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए, सीधी लाइन हो जाती है, ठीक है। उसमें हार्ट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाता है। Q wave indicate the time taken for
ये बताओ कि सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकंड। डायस्टोल में कितना लगता है? 0.8 सेकंड, 0.5 सेकंड। ये टोटल जो है 0.8 सेकंड। ये बताओ मुझे कि एट्रियम का क्या सिस्टम रहता है? ये तो था वेंट्रिकल का। एट्रियम का सिस्टोल कितना होता है? 0.1। 0.1। और एट्रियम का जो है डायस्टोल कितना होता है? 0.7। 0.7। मान लीजिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, डायस्टोल पर या सिस्टोल पर? इन इसके वेंट्रिकुलर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। हाँ, डायस्टोल थोड़ा घट जाता है, सिस्टोल उतना ही रहता है। ठीक है, उतना ही रहता है या थोड़ा सा कम होता है। मतलब क्योंकि 0.8 से वो कमी की ओर आ रहा है, तो 0.7 अगर हो गया तो अधिकतर जो लॉस है वो डायस्टोल से लिया जाएगा, ना कि सिस्टोल से, क्योंकि सिस्टोल तो खुद ही कम ले रहा है। ठीक है, क्यू वेव इंडिकेट द टाइम टेकन फॉर स्प्रेड ऑफ द एक्साइटेशन वेव फ्रॉम एसए नोड टू द कॉमन बंडल ऑफ हिस। टी वेव इंडिकेट द, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टी वेव क्या इंडिकेट करता है। जो लास्ट वाला मैं बना रहा हूँ ना, जैसे ऐसे गए फिर ऐसे गया फिर ये, तो ये जो टी वेव है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन नहीं है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। PR interval is the interval between beginning of the P wave and P wave to the beginning of R wave. ST segment extend between the end of S wave and the beginning of T wave. तो ये सारे वेव्स के बारे में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। आपको महत्वपूर्ण QRS कॉम्प्लेक्स क्या है होता है ये आपसे पूछा जाएगा। टी वेव क्या होता है, पी वेव क्या होता है? देखो, पी वेव होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन टी वेव होता है। QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने जान लिया। ECG पेपर, ECG पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हैव टू एक्सिस x एंड y, x एंड y दो प्रकार के यहाँ पर एक्सिस मौजूद होते हैं। देखेंगे ग्राफ होता है x और y, ग्राफ पेपर पे निकलता है वो x वेंट्रिकल और y हॉरिजॉन्टल। ये y रहेगा, ये x रहेगा। एक्सिस shows टाइम एंड y एक्सिस इंडिकेट वोल्टेज। ये वोल्टेज दिखाता है और ये टाइम दिखाता है। तो स्पीड ऑफ द पेपर मूवमेंट 25 मिलीमीटर पर सेकंड मीन्स वेरी स्मॉल, एवरी स्मॉल डिवीजन 1 मिलीमीटर टेक्स टाइम 1/25 यानी 0.04 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 0.04 सेकंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ द पेपर मूवमेंट 25 मिलीमीटर पर सेकंड है और एक डिवीजन करने के लिए 1/25 यानी 0.04 सेकंड लगता है। ऑन y एक्सिस एवरी स्मॉल डिवीजन 1 मिलीमीटर shows 0.1 मिलीवोल्ट। 0.1 मिलीवोल्ट 1 मिलीमीटर शो करता है। समझ में आ रहा है आपको? जीरो मतलब 1 मिलीमीटर 0.1 मिली वोल्टेज आपको शो कराता है।
नॉर्मल वैल्यू जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, पी वेव एम्पलीट्यूड 2.5 स्मॉल डिवीजन और 2.5 इंटू 0.1, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ये जो लेंथ है उसको दो भाग में बना दिया गया, एक उसको वोल्टेज संज्ञा दे दी गई, एक उसको टाइम संज्ञा दे दी गई, ठीक है। और उसी का नॉर्मल यहाँ पर चार्ट बनाया गया। यानी हमने क्या किया, वोल्टेज एंड टाइम को हमने डिस्टेंस के पैरामीटर्स पर हमने ग्राफ पर उतार दिया, और ये उसकी कुछ लिमिट है, जैसे QRS कॉम्प्लेक्स विद इन 0.11 सेकेंड में घट जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा घट रहा है तो कुछ बीमारियां हैं। PR इंटरवल 0.12 से 0.2 सेकेंड में घट जाना चाहिए, ठीक है। और वोल्टेज एंड टाइम दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होती है। एबनॉर्मल ECG फाइंडिंग कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, और उसके कितने पैरामीटर्स हैं, इतने पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर 5-6 बातें लिखी गई हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर PR इंटरवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, PR इंटरवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। PR इंटरवल होता क्या जान रहे हैं, एक ECG के अंतर्गत जो इस प्रकार का सिस्टम बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको PR सेगमेंट बोलते हैं। PR सेगमेंट ECG अगर किसी के पास हो तो खोल लीजिएगा आप लोग, उससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। PR जो है अगर बढ़ गया तो क्या, डिलेड कंडक्टिविटी एट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को बोलते हैं AV नोड। AV नोड पर आपकी AV नोड में दिक्कतें हैं, समझ सकते हैं, मतलब वहाँ पर डिलेड हो रहा है कंडक्टिविटी। हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन होता है बताओ, पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऐसे नोड होता है। कितना उसका बीट पर मिनट होता है, कितना बीट्स पर मिनट होता है ऐसे नोड का, 75 होता है। और AV नोड का बताओ, 50 होता है। तो अगर ये PR बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं डिलेड कंडक्टिविटी एट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। P wave have greater amplitude and time। P wave का क्या है, have greater amplitude। अगर मान लो ये जो P wave है ये बहुत ऊंचा उठ गया हो, या फिर ये बहुत समय तक के लिए आ गया हो, नॉर्मल समय से ज़्यादा, तो एट्रियल हाइपरट्रॉफी आप कह सकते हैं, क्योंकि तभी तो एम्पलीट्यूड हाई रहेगा इसका। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, आप लोग को पढ़ाया गया था, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज का बढ़ जाना, एट्रियल मतलब साइज का बढ़ जाना हाइपरट्रॉफी कहलाती है। जब भी हाइपरट्रॉफी होती है तो आप फोर्स अधिक लगा सकते हैं, तो यहाँ पर P वेव बढ़ी हुई आपको क्या होगी, दिखाई देगी, ये ऐसे दिख जाएगी, तो एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। QRS कॉम्प्लेक्स टेक्स मोर टाइम अगर हो रहा है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक, बंडल ब्रांच अगर QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसका अगर वेंट्रिकल का कॉम्प्लेक्स अगर बहुत टाइम ले रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि बंडल ऑफ हिस, जो कि हार्ट के हर चेंबर में जो पहुंचाती हैं, सिग्नल्स को पहुंचाती हैं कि नसें होती हैं, उसे ही तो बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। उसमें देरी आ रही है, क्या उसका ब्लॉकेज है, थोड़ा ब्लॉकेज है, कम्प्लीटली ब्लॉकेज नहीं है आप कह सकते हैं। कम्प्लीटली ब्लॉकेज होगा तो आदमी जो है यही
यही बढ़ जाएगा, बहुत भयानक रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, आपसे ये सब पूछे जाते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो क्या दिखाई देगा? इलेवेशन एंड डिप्रेशन इन क्रो ऑफ एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या है? एसटी सेगमेंट जो है, जो यहाँ से आप ऊपर की ओर आ गए, ये और ये टी वेव का स्टार्टिंग, ये जो एस टी सेगमेंट है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझ रहे हैं, इलेवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट का ऊपर जाना, एक बढ़ना एक्यूट है, ठीक है, और मतलब बढ़ जाना, और डिप्रेशन क्या है? क्रोनिक स्टेज, एस टी सेगमेंट। तो ये मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एस टी सेगमेंट आप लोगों को यहाँ से बता दिया जाता है, उसको आप लोग खुद से नाप सकते हैं एक नॉर्मल ईसीजी को देखकर। प्रेजेंस ऑफ क्यू वेव वेयर इट शुड बी नॉर्मली एब्सेंट। प्रेजेंस ऑफ क्यू वेव, तो जहां पर क्यू वेव, ये क्यू है, क्यू वेव जो नीचे की ओर आ रही है, इसका अपने जगह से अलग जगह पर होना, ये भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन को दिखाता है। इन्वर्जन ऑफ टी वेव, टी वेव का उल्टा हो जाना, यानी जो ये बन रही है ये टी, ये नीचे की ओर बनने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो these are the most common symptoms of the myocardial infarction. You can check it on the ECG. ECG आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को भले ना थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आप कई पेशेंटों का देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है अलग से एनालिसिस आप कर सकते हैं यहाँ पर, केवल पारी की बुक से ही। डिप्रेशन ऑफ द एस टी सेगमेंट, अब एस टी सेगमेंट ये है, यहाँ से ये कम हो रहा है तो मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा। मायोकार्डियल इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। पी आर इंटरवल इज मोर देन 0.2 सेकेंड, ये जो है 0.2 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, अभी बताया था ना कि कितना होना चाहिए, 0.12 से 0.2 सेकेंड, अब ये 0.2 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? एवी ब्लॉक। सर, हम्म, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और इस्केमिया में क्या फर्क है? मायो मायोकार्डियल इंफार्क्शन बिल्कुल अलग है, और मायोकार्डियल जो इस्चीमिया है ये बिल्कुल अलग है। इस्चीमिया का मतलब है कि कोरोनरी कोरोनरी में आपका ब्लॉकेज के कारण जो है, एक सेकंड इसमें देख लेते हैं, मायोकार्डियल ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, ठीक है, इसका तो ये मतलब हुआ। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब होता है कि हार्ट मसल का प्रॉपर रूप से खून ना पहुंच पाना, एंड इस्चीमिया का मतलब होता है, इसमें है रिड्यूस्ड मात्रा में जाना, ये थोड़ा रिड्यूस्ड है, समझ रहे हैं आप? और इंफार्क्शन में एकदम, माइनर और मेजर। हाँ, इंफार्क्शन में क्या है, समाप्त है पूरी तरह, ब्लॉकेज, इमरजेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें मौत भी हो सकती है, लेकिन इसमें उतने चांसेस कम होते हैं मौत होने के। मौत इसमें भी होगा, बट इसमें आप इसका इलाज थोड़ा लंबा चला सकते हैं, बट इसमें तुरंत मौत हो सकती है, इसमें मौत हो सकती है, इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। पी आर इंटरवल इज मोर देन 0. AV ब्लॉक, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज मोर देन 0.11 सेकेंड, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक, वही बंडल ऑफ हिज जो ब्रांचेस हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो आपको बता दिया गया।
वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, वाइट सिंड्रोम ही कहते हैं, व्हेन देयर इज एडिशनल कनेक्शन टू द नॉर्मल एवी जंक्शन टिश्यू connection between the atria and ventricle. This connection is called bundle of Kent, short PR interval and broader QRS complex. इसमें देखने को मिलता है। कुछ और केसेस बताए जा रहे हैं, जैसे अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम की मात्रा जो है बढ़ रही है। पोटेशियम की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आपको टी वेव ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, टालर टी वेव। टी वेव बाद वाली होती है, टी वेव आपको क्या होगी? बढ़ी हुई दिखाई देगी। इन प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया वेयर एवी ब्लॉक्स डेवलप्स prolonged PR interval and absence of P wave, QRS become also prolonged. prolonged मतलब एम्पलीट्यूड का बढ़ना नहीं होता, prolonged मतलब होता है टाइम से होता है। ठीक है, तो इतनी सारी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर बता दी जा रही हैं। तो प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया में क्या होगा? एबी ब्लॉक्स डेवलप्स, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा और पी वेव खत्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। इसका कहने का ये मतलब है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। जो ये उछलता है यहाँ पर, ये धीरे धीरे यहाँ ऐसे करेगा। हार्ट ब्लॉक, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक के बारे में। तो एवी ब्लॉक, डिलेड अब्सेंस ऑफ कंडक्टिविटी बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एवी ब्लॉक में एट्रिया और वेंट्रिकल में कंडक्टिविटी में ब्लॉक आ जाता है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, सेकेंड डिग्री में ड्रॉप्ड बीट, some pulses fails to reach the ventricles, third degree of complete heart block, no impulse from atria reaches to ventricle। तो ये डिग्रियां बता दी गई हैं बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक जो है एट्रिया से वेंट्रिकल का एक रास्ता प्रोवाइड करता है, उसी रास्ते में अगर ब्लॉक हो गया तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक की ब्लॉकेज आ सकती है। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, पीआर बढ़ जाना, बीट्स करना, पहुंचना। ठीक है, यानी एट्रिया तो धड़का बट वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाई, तो समस्या हो जाएगी कि नहीं। थर्ड डिग्री में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, नो इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया रीचेस द वेंट्रिकल। राइट बंडल ब्लॉक में or may not be due to pathological condition, but left bundle branch are always pathological and always due to ischemia। अब यहाँ पर बंडल ब्लॉक के बारे में बताया जा रहा है। तो राइट बंडल ब्लॉक may or may not be due to pathological condition, but left bundle branch are always pathological and always due to ischemia। ठीक है, लेफ्ट वाला ज़्यादा खतरनाक होता है बंडल ब्रांच में। ऐसा इसलिए हो सकता है, इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, वो पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। अगर उसकी कमजोरी हो गई, उसकी नसों में कमजोरियां आ गई, तो पूरे बॉडी को खून कैसे दे पाओगे। और वहीं राइट वाले में अगर हो गया, बंडल ब्रांच जो है उसमें, तो भी आप काम चला सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि सिर्फ लंग्स की सप्लाई वहां तक जाती है। ठीक है, ये बंडल ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ। बाकी एवी ब्लॉक जो है डिग्रियों में बताया गया है। स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम क्या है? एक सेकंड यहाँ पर देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम एक प्रकार का बीमारी है। क्या है? ए पर्सन हु हैज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक may suddenly develops complete heart block. This condition is called Stokes Adams syndrome। दूसरे में है अचानक तीसरे में चला गया तो उसकी मौत हो सकती है। सिक्स साइनस सिंड्रोम SSS, ड्यू टू some damage in SA node
इट मे बी सिम्टम फ्री और द पी वेव इन द ईसीजी माइट बी पीरियोडिकली मिसिंग। ठीक है, ऐसे नोड में खराबी होने के कारण पी वेव का गायब हो जाना। पी वेव कौन सी होती है? स्टार्टिंग वाली। ठीक है, ये जो है इसमें गायब रहेगी, लेकिन पीरियोडिक गायब रहेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे नोड वहां पर खत्म हो चुका है, फ्री हो गया, सिस्टम ही उसका खराब हुआ। एवरेज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अब बात हम लोग करेंगे फिजियोलॉजी में, क्योंकि हम हर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वही बातें हम लोग यहाँ पर किया करते हैं। तो एवरेज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 1st to 4th डे ब्लीडिंग फेज, 4th to 14th डे प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज 4 से 14, इसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। ओव्यूलेशन अकर 14th डे पे, 14 to 18 डे सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। कभी कभी यही बात आपसे पूछी जाती है कि 14th to 18th डे 28th डे को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज एंड फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेशन 14वें दिन पे होता है, इजी क्वेश्चन है। इन सेक्रेटरी फेज यूट्राइन ग्लैंड्स बिकम tortuous and filled with secretions. Some exudating of secretion may occur from the endometrium which escape from the vagina and called are uterine milk. तो यूट्राइन मिल्क इसे कहा जाता है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज को ही ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, ठीक है, भूलना नहीं। अब क्या है? आर्टेरियल डायलिटेशन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। आर्टेरियल डायलिटेशन, venous obstruction leads to retention of blood and causes erection of the penis. तो इरेक्शन ऑफ द पेनिस का क्या कारण है यहाँ पर बताया जा रहा है? आर्टरीज का फैल जाना, आर्टरीज का डायलिटेशन और वीनस का ऑब्स्ट्रक्शन, ये होता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस का कारण। आगे बढ़ते हैं। द इरेक्शन डज नॉट अफेक्ट द कॉर्पस स्पोंजियोसम थ्रू विच द पेनिस यूरेथ्रा रन्स। तो जो पेनिस का जो यूरेथ्रा है वो जिस मसल से रन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो इससे इसकी लेंथ को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसकी इरेक्शन डज नॉट अफेक्ट द कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो यूरेथ्रा भी बड़ा होगा, बट यूरेथ्रा तो बड़ा होता नहीं है, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम बड़ा नहीं होता। स्पर्मेटोजोअल मोटिलिटी एट द पीएच। न्यूट्रल पीएच क्या होती है? न्यूट्रल पीएच पर स्पर्म की मोटिलिटी 100 माइक्रोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चलता है। 100 माइक्रोमीटर per second. Semen contain buffer and the buffer maintain the vaginal pH to about 7 up to 100 hours. ठीक है, मतलब 10 आवर्स, 10 आवर्स तक बफर सोल्यूशन में रहता है। तो वेजाइना का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और ये जो है बफर है, तो इस पीएच को बैलेंस करने के लिए वहां पर बफर सिस्टम लागू किया गया है, ठीक है, ताकि 100 माइक्रोमीटर पर सेकंड स्पीड बनी रहे। अब बात हम लोग करेंगे कॉजेज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्वार्टस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्वार्टस का क्या कारण है? ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग जेनिटल रबिंग, नॉरएड्रेनालिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑफ द सीमेन, फ्यूल ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रुक्टोज को कहा गया है। फ्यूल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ जो है फ्रुक्टोज को कहा जाता है, ठीक है।
citrate of the semen. Normal hemoglobin percentage during pregnancy, thus 10.5 grams per 100 ml of the blood. In fetus, testes begin to be formed at 7th weeks and ovaries begins to develop at the 9th weeks. एक सेकंड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7th वीक्स में ओवरीज का निर्माण होना और 9th वीक्स में टेस्टिस. टेस्टिस जो है 7th है और ओवरीज जो है 9th वीक से बनने लगता है. अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, UMN और LMN. ये क्या होता है UMN and LMN? upper motor neuron. ये न्यूरो एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है. लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, ये दो प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए UMN वॉलेंट्री मसल पावर लॉस्ट, इसमें भी लॉस्ट. टोन ऑफ द मसल इंक्रीज, लॉस्ट. Babinski sign present. Tendons jerk exaggerated. Muscle atrophy nil. Electrophysiology normal. Loss of conduction इसमें देखने को मिलेगा. Marked wasting lost और negative. Babinski sign is negative in lower motor neuron lesion. तो ये न्यूरो एनाटॉमी का जो टॉपिक है, एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा कहीं और किताबों में. न्यूरो एनाटॉमी. अब हम लोग बात करते हैं डेली एनर्जी इंटेक्स. डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए 70 kg पर्सन. 70 जो kg के पर्सन है उसके लिए डेली. लाइंग ऑन बेड होल डे 1650. लाइंग ऑन बेड होल डे with drinking a reasonable diet, with taking a reasonable diet 1850. without taking any food 1650. sit on chair whole day 2000 से 2250. 2250 कैलोरी. ठीक है. इन जनरल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन इज 2000 कैलोरी. 2000 कैलोरी जो है आपको यहाँ पर चाहिए होती है. 2000 यहाँ पर ये वाली कैलोरी चाहिए होती है. ठीक है. सोमैटिक न्यूरॉन. सोमैटिक न्यूरॉन जो है दो प्रकार से डिवाइड की गई हैं. UMN यानी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द एंटीरियर हॉर्न सेल्स. LMN फ्रॉम एंटीरियर हॉर्न सेल टू स्केलेटल मसल. pyramidal tract for voluntary movement, extra pyramidal tract for non voluntary movement. टोन पोस्चर इक्विलिब्रियम. अब आपसे पूछा जाए कि रिस्पिरेटरी सेंटर क्या है तो मेडुला आप बोलेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है. रिस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी मेडुला. यहीं से हमारी सांस की रफ्तार चलती है. तो कभी हमारे ब्रेन में जब ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता ना तो हमारी सांसें भी रुक जाती हैं. उसका मेन कारण है मेडुला का उचित रूप से कार्य ना करना थोड़ी देर के लिए. वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला एंड CTZ. ठीक है.
स्नीजिंग, कफिंग, swallowing सेंटर इन मेडुला, हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर सेंटर इन हाइपोथैलेमस। तो जो सबसे भूखा ऑर्गन है हमारे शरीर में वो है हाइपोथैलेमस। कहा जाता है कि भूख और प्यास जो है हाइपोथैलेमस के अंतर्गत है, टेम्परेचर भी उसी के अंतर्गत। कंटेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड पार्ट ऑफ द थैलेमस। तो ये जो है लिम्बिक सिस्टम के अंतर्गत कार्य करने वाले जो पार्ट्स हैं, लिम्बिक लोब, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ द थैलेमस। फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का कार्य क्या है? रेजेस एंड पैनिक, इमोशंस एंड सेक्सुअल बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम का ये मेन कार्य है। यानी रेज, रेज जैसे कि रोड रेजेस होते हैं ना, रोड रेज, तो लड़ाइयाँ झगड़े जो होने लगते हैं, पैनिक या इमोशन कोई आ गया या सेक्सुअल बिहेवियर है, तो वो सब एमिगडाला या फिर लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर चीज़ें डाटा दिया जा रहा है। तो कार्डियक आउटपुट का कितना भाग कौन सा पार्ट लेता है? 100 मिलीमीटर 100 मिलीलीटर पर मिनट ब्रेन ले रहा है, यानी 1 लीटर तो ब्रेन को चाहिए। 5 लीटर में से 1 लीटर तो ब्रेन को ही चला गया। मसल्स को 100 से 120 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। किडनी को 1300 मिलीलीटर, हार्ट को स्वयं के लिए बहुत कम चाहिए। 5 लीटर पंप करने के लिए ये लगभग 225 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड अपने आप को ही देता है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के सैकराइड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के। या देखिए कितने हैं इसमें अभी। हार्मोनल सिस्टम है, इसके बाद कुछ जांचें, टेबल ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर अब हम लोग हैं, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। जो हम लोग चीनी खाते हैं उसमें सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों होता है। लैक्टोज जो दूध में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है लैक्टोज वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या मौजूद होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। इन प्रोडक्ट ऑफ स्टार मेटाबॉलिज्म इज माल्टोज। माल्टोज जो है दो ग्लूकोज का जोड़ा होता है। गैलेक्टोज इज बेस्ट एब्जॉर्बेबल शुगर। गैलेक्टोज सबसे अच्छा होता है, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेस्ट है बट लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल शुगर। एनिमल का स्टार्च जो है ये ग्लाइकोजन होते हैं। क्या भाई? इन्यूलिन, ए पॉलीसैकेराइड इज यूज्ड फॉर जीएफआर मेजरमेंट। इन्यूलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि जीएफआर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीएफआर का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नापने के लिए इन्यूलिन का इस्तेमाल किया जाता है। जीएफआर जब आप पता करते हैं तो उसमें जो किडनी डिसऑर्डर के बारे में देखने को मिलता है। अगर 60 से 120 है तो जीएफआर नॉर्मल कहलाता है। 60 से 120 है तो नॉर्मल। अगर अगर मान लीजिए 15 से 60 है तो कोई ना कोई किडनी डिजीज है। अगर मान लीजिए 15 से भी कम है तो 0 से 15 है तो किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फेल्योर। तो जीएफआर आप करवा सकते हैं। उसके लिए इन्यूलिन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द बॉडी
Strongest acid in the body, heparin. Linoleic acid is definitely essential fatty acid. ट्राइग्लिसराइड्स, अब बात करते हैं हम लोग। ट्राइग्लिसराइड इज स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ, आप लोग जांचों में अपने लिपिड प्रोफाइल जांच कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल, इसमें कई जांचें होती हैं। इसको कुछ लोग लिपिड प्रोफाइल न कहकर कुछ और शब्दों से भी जानते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत आपको कई प्रकार की, जैसे कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब पूरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। फिर इसमें भी 3 पार्ट डिवाइड रहता है, HDL, LDL और VLDL। ठीक है, HDL, LDL, VLDL। तो HDL अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। अच्छा, गुड टू नो। और बैड वाला कौन होता है? LDL। LDL जो है बुरा होता है। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है कितना होना चाहिए, इसके बारे में है कि 200 से कम होना चाहिए। 200 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। LDL, और एक और होता है नॉन HDL, एक होता है TG टू HDL रेशियो। तो लिपिड प्रोफाइल में कई प्रकार की जांचें की जाती हैं। तो जो H है ना वो अच्छा है, HDL। इसमें इसमें क्या करते हैं कि 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कभी भी देखो 60 से HDL ज़्यादा हो तब बेहतर है। तो किसी लिपिड के लिए आप ऐसा कह रहे हैं कि 60 से ज़्यादा होना चाहिए तो अब वो अच्छा माना जाएगा ना। जबकि LDL के लिए क्या कहते हैं कि 130 से कम होना चाहिए, 130 से कम होना चाहिए। अगर HDL या LDL की मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा है, मतलब LDL की मात्रा जो ज़्यादा है, तो वो हमारे हार्ट में जाके प्लाक फॉर्मेशन करता ही करता है। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स भी एक प्रकार के क्या होते हैं, लिपिड्स का ही फॉर्म है। तो ये देखो इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड। रोडोप्सिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड लाइपोप्रोटीन आर लाइपोप्रोटीन्स। रोडोप्सिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी लाइपोप्रोटीन है। प्रोटामीन इज द सिंपलेस्ट प्रोटीन, glycine is simplest amino acid, histidine is amino acid which is excreted in urine in pregnancy। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा अमीनो एसिड बाहर आता है? हिस्टिडीन। डोपा, डोपामिन, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन मेलानिन आर द सबस्टेंस व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय अमीनो एसिड्स। टायरोसिन, टायरोसिन इस ये मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला जो कंपोनेंट है। इसी से डोपा, डोपामिन, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलानिन सभी बन रहा है। तो टायरोसिन इज वेरी एसेंशियल। सॉर्न सिनोनिम्स, यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, जो यूरिया साइकिल होता है, जो यूरिया बनने की जो प्रोसेस है, उसको ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है या फिर क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। क्रेब्स साइकिल अलग है। क्रेब्स साइकिल कहाँ इस्तेमाल होता है? क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है बताओ? किसी को नहीं पता क्या? क्रेब्स साइकिल जो है ना ये, बोलिए।
हेलो, आप बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस या ब्रेकडाउन के लिए। क्रेब साइकिल जो होता है ना, ये जो है रिस्पिरेटरी साइकिल है, रिस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट क्रेब साइकिल, बट क्रेब्स हेंसलेट्स साइकिल ये यूरिया साइकिल का एक नाम है, तो दोनों में अंतर है। लैक्टिक एसिड साइकिल CORI साइकिल, ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे। तो पहले EMP पाथवे होता है, फिर क्रेब साइकिल होता है, उसी को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। लेकिन इसमें ऑर्निथिन साइकिल है जो कि यूरिया साइकिल है, याद रखिएगा। जेलेटिन इज द ओनली प्रोटीन विच इज नॉट ए एंटीजन। जेलेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो एंटीजन के काम नहीं करता है। जेनेटिक्स के बारे में चलिए अब हम लोग बात करते हैं। फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम एक पाया जाता है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ द 22nd क्रोमोसोम ऑन द 9th क्रोमोसोम। ठीक है, 22nd क्रोमोसोम का एक लॉन्ग आर्म टूट कर कहाँ चला गया, 22 वाले जैसे ये टूट गया, ये चला गया 9 पे, 22 से 9 पर ट्रैवल हो गया एक इसका हाथ, तो उसको बोलते हैं फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम। बार बॉडी इज जेनेटिकली इनएक्टिव। एक्स क्रोमोसोम विच कैन बी सीन इन बक्कल स्मीयर। एक्स क्रोमोसोम बक्कल स्मीयर में शो हो सकता है। कॉल्कसिन कैन स्टॉप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को याद होना चाहिए। कॉल्कसिन क्या है? कैन स्टॉप द सेल डिवीजन प्रोसेस। Barr body is genetically inactive substance. X chromosome which can be seen in buccal smear. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डाटा आ रहा है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21, पेटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम एंड क्राइडोचैट सिंड्रोम 5th 5p। ठीक है, 5p क्राइडो चैट सिंड्रोम, ये क्या है? आल्सो नोन एज 5p, 5p माइनस, इसको 5p नहीं बोलते, 5p माइनस बोलते हैं। इसमें जो है फिफ्थ वाला जो है मिसिंग है। पीस ऑफ क्रोमोसोम 5 इज मिसिंग, यानी पीस ऑफ क्रोमोसोम 5 इज मिसिंग, तो 5p माइनस इसीलिए कहा जाता है किसको? क्राइडोचैट सिंड्रोम। इसमें क्या देखने को बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, XXY 1 बार बॉडी प्रेजेंट। टर्नर सिंड्रोम, ये जो है XO। तो जो हमारे आयुर्वेद में जो नाम दिए गए थे संधि के विषय में, संधि को किससे को रिलेट करवाया गया था? मैंने आप लोग को पढ़ाया था तब। जो संधि होते हैं, नर संधि, मादा संधि, वो मैंने करवाया था यही क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम से। तो टर्नर सिंड्रोम जो है महिलाओं जैसा देखने को मिलता है और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों की तरह देखने को मिलता है। इसमें ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है XXY, बट टर्नर सिंड्रोम में XO देखने को मिलता है। ये लड़की की तरह होती है बट इसके अंदर गर्भाशय मौजूद नहीं रहता। और सुपर फीमेल XXX होते हैं 2 बार बॉडी प्रेजेंट। कभी कभी ये बार बॉडी कितने प्रेजेंट हैं
ये पूछ लिया जाता है। सुपर मेल जो है XYY होते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। हाइपोटोनिया, ब्रैकीसेफली, स्क्रोटल टंग, ब्रोइस फील्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस कैन बी सीन इन डाउन सिंड्रोम। Polydactyly, cleft lip and palate can be seen in Patau syndrome. Short stature, widely spaced nipples and webbed neck. Webbed neck पूछा जाता है आपसे, क्लेफ्ट लिप पूछा जाता है। तो ये सब एकदम समझ लीजिए टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम। तो यहीं तक आज हम लोग क्लास रखते हैं, कल हम लोग हार्मोन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। यहीं तक आज हम लोग अपनी क्लास को रखते हैं।